सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 का जो है आपके 11 जून की सभी शिफ्टों का एनालाइज लेकर आई हूँ। और 11 तारीख का जो आपका एग्जाम था गाइस, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि जो मैं एनालाइज लेकर आती हूँ वो कौन सी बेसिस पे लेकर आती हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरा जो एनालाइज होता है वो मैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें पता नहीं होता है, जितने भी लोग एग्जाम देते हैं सिर्फ क्वेश्चन उन्हीं को पता होता है। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, जितने भी शिफ्ट में होते हैं, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम उनसे पूछते हैं कि आपको किस टाइप के प्रश्न देखने को मिले, कहाँ से मिले, तो क्या प्रश्न पूछा गया था, तो हम इस बेसिस पे लेकर आते हैं। ठीक है। और जरूरी नहीं जो पीछे आपके शिफ्ट में पूछा गया हो या पिछले टाइम में पूछा गया हो तो वही आपसे जो है पूछा जाता है। नहीं, उसी से इर्द गिर्द पूछा जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसी के इर्द गिर्द जो पूछा जाता है, तो उसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सबको क्लियर करती हूँ। ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हल से जोते हुए खेत के प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। तो हल से जोते गए खेत के प्रमाण जो है ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कालीबंगा से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे उन सबको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कौन से राज्य में है भारत के, तो याद रखिएगा ये भारत के राजस्थान राज्य में है। और अगर जो है कभी कभी डीपली क्वेश्चन पूछ देता है कि कालीबंगा जो है ये भारत के जो है राजस्थान राज्य के कौन से जिले में है, तो ये आपको याद रखना है, ये है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है ना, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कालीबंगा की सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका खोज कब हुआ था, इसका उत्खनन कब हुआ था, इन सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम खोज की अगर हम बात करें तो इसका खोज जो हुआ था 1952 में, 1952 में इसका खोज हुआ था। और किसने इसका खोज किया था गाइस, तो याद रखिएगा इसका खोज किया था अमलानंद घोष ने। अम्लानंद, अम्लानंद, अम्लानंद घोष ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, कालीबंगा स्थल की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसका जो है उत्खननकर्ता कौन है, तो ये तो खोज की बात हो गई। अब बात करते हैं उत्खनन, उत्खनन। तो इसके जो है उत्खननकर्ता कौन है, तो इसका जब उत्खनन हुआ था वो 90, खोज तो हो गया था 1952 में, लेकिन जब उत्खनन हुआ वो 1961 से लेकर के 69 के बीच में हुआ था। और इसके जो उत्खननकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा बीबी लाल, बीबी लाल, और जो है याद रखिएगा बीबी लाल और बी के थापर। इन दोनों ने मिलकर जो है इनकी खोज, इनके नेतृत्व में ही उत्खनन हुआ था, बी के थापर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से नदी के किनारे है ये, तो ये जो है आपका जो है घग्गर नदी के किनारे। ठीक है ना, ये कौन से नदी के किनारे कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो ये हो गया कालीबंगा के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है कालीबंगा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ से हम बात करेंगे कि इसका जो है यहाँ से कौन कौन से ऐसे साक्ष्य मिले थे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ से जो है बेलनाकार मोहरे जो है यहीं से मिले थे। बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार मोहरे। ठीक है, ये कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि यहाँ से जो है और क्या क्या मिला था। जो बैलगाड़ी के खिलौने जो मिले थे वो कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से ही मिले थे। बैलगाड़ी के खिलौने, बैलगाड़ी के खिलौने यहीं से प्राप्त हुए थे, खिलौने। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि और यहाँ से क्या मिले थे, तो याद रखिएगा यहाँ से जो है आपका जो है 2 टीला मिला था। ठीक है ना, एक दुर्ग क्षेत्र में और दूसरा निचला क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ से कितने टीले मिले थे, तो 2 टीले प्राप्त हुए थे, 2 टीले। ठीक है, ये जो है आपके कहाँ से प्राप्त हुए थे गाइस, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद क्या रखना है, तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं, 2 टीले प्राप्त हुए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इसे पूछा जाता है कि कालीबंगा का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा का जो है ये शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। ये पूछा भी जाता है, जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, वैसे ही कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी, काले रंग की
चूड़ी। और यहाँ से चूड़ी का भी साक्ष्य मिला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है कालीबंगा के बारे में जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे नदी के बारे में जो है बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ हड़प्पा आपके कौन से नदी के किनारे, तो हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लोथल, लोथल जो है ये आपके भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो जो है ये आपके कौन से नदी के किनारे, तो मोहनजोदड़ो जो है ये आपके सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 2025 में कितनी फसलों पर एमएसपी जारी की गई थी। तो एमएसपी जो जारी की गई थी वो कितनी फसलों पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस 14 फसलों पे एमएसपी जारी की गई थी। अब यहाँ पे जो है प्रश्न क्या बनता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें एमएसपी पता नहीं होगा। तो एमएसपी का मतलब क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना। न्यूनतम न्यूनतम समर्थन समर्थन मूल्य। अब यहाँ पे जो है ये होता क्या है, ठीक है ना, इसे इसके बारे में भी हम देखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसान से जो है अनाज है ना वो डायरेक्ट सरकार खरीदती है, ठीक है ना। उसे बाजार की कीमतों पे जो है उसका सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाजार में जो है वो किसी भी फसल का दाम बढ़ता है और घटता है, तो गिरावट देखने को भी मिलता है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से जो है किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए जो है केंद्र सरकार जो है वो 14 फसलों को जो है खुद ही खरीदेगी, ठीक है ना। सरकार ही खरीदती है। तो वो 14 फसल कौन कौन से है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, वो 14 फसल में आपका पहला जो है, पहला कौन सा है, धान हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया ज्वार। तीसरा कौन सा फसल हो गया, तीसरा हो गया आपका जो है मक्का। चौथा हो गया आपका अरहर, जिसे हम तुअर भी बोलते हैं, अरहर। पांचवा आपका कौन सा फसल हो गया, बाजरा। ये फसल आपको याद रखना है, ठीक है ना। बाजरा हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, रागी हो गया। सातवां आपका कौन सा फसल हो गया गाइस, तो मूंग हो गया, मूंग। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आठवां आपका कौन सा फसल हो गया, उड़द। नौवां अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन सा फसल हो गया, मूंगफली। ये सब जो है खुद ही सरकार ही खरीदेगी, ठीक है ना। इससे में जो है किसानों को बाजार में बेचने का दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये सारे फसल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फसल है। तो ये जो है 10वां आपका हो गया सूरजमुखी। उसके बाद अगर हम बात करें 11वें नंबर पे आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा तिल हो गया, तिल है। 12वें नंबर पे की अगर बात करें तो सोयाबीन है, सोयाबीन, ठीक है। और 13 नंबर की अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया, राम तिल हो गया, ठीक है, राम तिल। और जो है अगर मैं लास्ट अगर मैं बात करूँ कौन सा हो गया, तो 14वें नंबर पे हो गया आपका कपास। तो ये चार फसल है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर मैं एमएसपी की जो रेट की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे सरकार इन 14 फसल का जो है रेट जारी किया होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में बता देती हूँ, जैसे कि धान, तो धान का जो है इन्होंने जो है सरकार ने क्या किया 2025 में जो है, ये ग्रेड ए का जो धान है उसको कितना रुपए जो है प्रति क्विंटल कर दिया है, तो वो कर दिया है 2300 जो है 89, ठीक है ना। तो यहाँ पे धान का जो है इम्पोर्टेंट बन सकता है, तो धान का लिख लीजिएगा गाइस। धान को जो है कितना रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, तो ये कर दिया है आपका जो है, याद रखिएगा 2379 रुपये, 89 नहीं है, ठीक है ना, तो 79 रुपये प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल, ठीक है। तो ये धान का जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो इतने फसल पे जो है एमएसपी जारी की है केंद्र सरकार के द्वारा 2025 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि 2025 में किस भारतीय पार्क को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया माधव राष्ट्रीय उद्यान को, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान को। अब अगर माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा,
कि ये आपके कौन से राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपके मध्य प्रदेश में है। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व तो घोषित किया गया, लेकिन ये मध्य प्रदेश का कैमा टाइगर रिजर्व है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का नौवां टाइगर रिजर्व है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, नौवां टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसे 1958 में जो है, ये आपको ध्यान रखना है, 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, ठीक है ना, 1958 में राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, ठीक है, दर्जा मिला। तो ये यहाँ से जो है आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि ये ओडिशा के कौन से जिले में है, तो ये भी याद रखिएगा, सॉरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, शिवपुरी जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अगला आ जाता है इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया, तो याद रखिएगा 1955 में, ठीक है ना, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे घोषित किया गया। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित हुआ, ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो हो गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो ये है आपका जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये आपका कौन से राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, कौन से है, पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसके बारे में आपको लिखना क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको लिखना है कि ये जो है, आपको ध्यान रखना है, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो मैं लिखा रही हूँ सुंदरवन के बारे में लिखा रही हूँ, ठीक है ना। तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में, और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव मैग्रोव वन है, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला अगला है आपका रणथंभौर। रणथंभौर जो है, ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा, रणथंभौर जो है, ये आपका राजस्थान में, ठीक है ना। रणथंभौर जो है, ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा, ये है राजस्थान में। अगर मैं रणथंभौर की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको नोट करना है रणथंभौर से, रणथंभौर इसे 1980 में, ठीक है ना, इसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया, ठीक है ना। इसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 29 मई, 31 मई, 1 मई या 24 अक्टूबर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 मई। अब अगर मैं बात करूँ, तो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस जो है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको नोट क्या करना है कि जो है कि मान्यता इसे किसने दी थी, यानी कि इसे मनाने का जो है मान्यता किसने दिया था। तो मान्यता जो दी गई थी, वो दिया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है ना, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा महासभा के द्वारा महासभा के द्वारा। और अगर मैं ये भी बात करूँ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है, ये कब दिया गया था, तो 2002 में, ठीक है ना, इसे मान्यता दी गई थी। और वहीं अगर मैं बात करूँ, तो 2002 में इसे मान्यता दी गई थी, और पहली बार जो है इसे 2003 में मनाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 2003 में पहली बार इसे मनाया गया, पहली बार मनाया गया, ठीक है। तो ये जो है आपको इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम एक-एक करके एक-एक पॉइंट को देखेंगे। जैसे कि अगर मैं 31 मई की बात करूँ, तो 31 मई को जो है ये आपका क्या मनाया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है ना? 31 मई को क्या मनाया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 1 मई को जो है ये क्या मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है ना? 1 मई को जो है ये आपका क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं 24 अक्टूबर की बात करूँ, 24 अक्टूबर को जो है ये क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो आपके ऑप्शन है कोर मेमोरीज, माइक्रो प्रोसेसर या गणितीय और तार्किक इकाई। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गणितीय और तार्किक इकाई। सबसे पहले हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू के कितने घटक होते हैं। तो पहले आपको याद रखना है कि सीपीयू के जो है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 3 घटक होते हैं, ठीक है? सीपीयू के 3 घटक होते हैं और वो 3 घटक कौन-कौन से हैं उसे हम देखेंगे। तो पहला जो है ये आपका कौन-सा घटक हो जाएगा? पहला हो जाएगा कंट्रोल, ठीक है? इनके फंक्शन भी याद रखिएगा, फंक्शन भी पूछे जाते हैं, ठीक है? दूसरा आपका कौन-सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मेमोरी, इसका काम क्या होता है? और तीसरा आपका हो जाएगा गणितीय, जिसे हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका गणितीय और तार्किक इकाई, जिसे हम लॉजिक यूनिट कहते हैं। तार्किक इकाई को हम क्या कहते हैं? लॉजिक यूनिट, तार्किक इकाई। अब इन सब का काम क्या होता है सीपीयू में, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल जो है ये क्या करता है? निर्देशों को नियंत्रित करने का काम जो है, निर्देशों को नियंत्रित करने का काम जो है ये किसका होता है? तो नियंत्रित करने का काम जो है, नियंत्रित करता है, ये करता है कंट्रोल, ठीक है ना? इसके बाद जो है मेमोरी की अगर मैं बात करूँ, मेमोरी का काम क्या होता है? ये निर्देशों और याद रखिएगा और डेटा को, निर्देशों और डेटा को अस्थायी संग्रहित करता है, ठीक है ना? स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी संग्रहित करने का काम जो है ये किसका है? तो ये है आपका मेमोरी का, ठीक है ना? और वहीं अगर मैं बात करूँ, तो ये जो है गणितीय और तार्किक इकाई की अगर मैं बात करूँ, तो इसका काम क्या होता है? गणितीय मतलब होता है गणना, ठीक है ना? गणना। अब गणना में अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन-सा हो जाएगा? जैसे कि जोड़ हो गया, ठीक है ना? जोड़ हो गया, घटाव हो गया, ठीक है? इसके बाद जो है गुना हो गया, भाग हो गया, ये सब जो है तार्किक में आया, ठीक है? सॉरी गणितीय में। और तार्किक इकाई में आपका क्या आता है? तार्किक इकाई में जैसे इसमें होता है तुलना करना, ठीक है ना? तुलना। तुलना की अगर मैं बात करूँ तो तुलना आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ग्रेटर का हो गया या स्मॉलर का सिंबल हो गया, एंड का हो गया, ठीक है? और हो गया, ये सब जो है ये किसमें? तार्किक, जिसे हम लॉजिक यूनिट कहते हैं, ठीक है ना? और गणितीय में गणना करते हैं। तो सीपीयू के जो है 3 घटक हैं और तीनों के फंक्शंस आपको याद रखने की कि इसका काम क्या होता है। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर की मैं बात करूँगी, शिफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ कि जो है कंप्यूटर का जो है अगर मैं बात करूँ कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है ना? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, कहा जाता है, ठीक है? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की स्थापना 1955 में हुआ था, 1958 में, 1962 में या 1960 में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1958 में जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की स्थापना हुई थी। और यहाँ से हम एक-एक पॉइंट को देखें।
तो जैसे कि आपसे जो है स्थापना पूछा है, तो यहाँ पे जो है क्या है, सिर्फ 1958 है, लेकिन पूरा कभी कभी डेट के साथ भी पूछ देता है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 15 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की जो है कुल लंबाई कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कुल लंबाई। ठीक है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है गाइस? तो 3948 किलोमीटर, ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई 3948 किलोमीटर। उसके बाद पूछा जाता है कि ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 10 राज्यों में फैला है, ठीक है ना। कितने राज्यों में फैला है? 10 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। अब जो है 10 राज्यों में फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये फैला हुआ है आपके जो है पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है बिहार हो गया, बिहार में फैला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो असम में फैला हुआ है, ठीक है, असम में फैला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है नागालैंड में फैला हुआ है, नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो हो गया मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा। और जो है लास्ट अगर मैं बात करूँ तो मेघालय। ये टोटल 10 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर है, या हेडफोन है, या टच स्क्रीन है, या प्लॉटर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब ये इनपुट डिवाइस होगा। तो कौन सा आपका जो है, आप ये इस तरीके से याद रख सकते हैं, इनपुट डिवाइस है, तो टच स्क्रीन जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ आउटपुट डिवाइस की बात करूंगी, ठीक है। कुछ जो है मुझे मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन कुछ उदाहरण दूंगी आउटपुट डिवाइस के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आउटपुट डिवाइस आपका कौन कौन सा हो गया, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ मॉनिटर, मॉनिटर जो है ये आपको ध्यान रखना है, मॉनिटर ये आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रिंटर, प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हेडफोन हो गया, हेडफोन भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है प्लॉटर, प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है गाइस? प्लॉटर होता है आपका जो है, ये जो है कोई भी बड़े पैमाने पे अगर आप चित्र या फिर जो है कोई ग्राफ का जो प्रिंट करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है प्लॉटर का, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका स्पीकर हो गया, ठीक है, स्पीकर, ये भी जो है आपका आउटपुट डिवाइस हुआ स्पीकर। इसके बाद जो है प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। अब आ जाते हैं गाइस कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में। अब हम बात करेंगे इनपुट, इनपुट डिवाइस के बारे में। तो कौन कौन सा डिवाइस है जो आपका इनपुट डिवाइस है, तो उसके कुछ नाम आपको याद रखने हैं। तो पहला अगर मैं बात करूंगी तो आपको याद रखना है माइक्रोफोन, माइक्रो, माइक्रोफोन, ये भी जो है आपका जो है इनपुट डिवाइस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है स्कैनर हो गया, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है टच स्क्रीन हो गया, टच स्क्रीन भी आपका जो है एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया आपका, तो और जो है आपको याद रखना है वेब कैम, वेब, वेबकैम, ये भी आपका जो है इनपुट डिवाइस हो गया। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जॉयस्टिक भी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका जो है इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं इनपुट डिवाइस के और आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्ष 2025 में राष्ट्रपति के द्वारा कितने कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। तो 2025 में कीर्ति चक्र जो है वो कितने प्रदान किए गए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं, और इसमें से 4 कीर्ति चक्र जो है यहाँ पे आपको नोट करना है कि इसमें 4 कीर्ति चक्र जो है, इसमें 4 कीर्ति चक्र
मरणोपरांत है, ठीक है ना, मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरणोपरांत है। तो अब यहाँ पे जो है 6 लोगों को हम देखेंगे कि कौन-कौन से हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है कीर्ति चक्र का। तो पहला आपको याद रखना है मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू, मेजर मल्ला, मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू, गोपाल नायडू, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा नाम आपको याद रखना है, दूसरा रखना है मेजर मंजीत का, मेजर मंजीत, इन्हें भी मिला हुआ है कीर्ति चक्र। उसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूँ, तीसरे नंबर पे है राइफलमैन, राइफलमैन रवि कुमार, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चौथे नंबर पे आपके कौन से गए, तो याद रखिएगा चौथे नंबर पे है कर्नल मनप्रीत सिंह, कर्नल मनप्रीत सिंह। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है पांचवें नंबर पे कौन से है, तो पांचवें नंबर पे है डीएसपी, डीएसपी हिमायू, डीएसपी हिमायू मुजम्मिल, ठीक है। पांचवें नंबर पे ये है। और जो है अगर मैं बात करूँ छठे नंबर पे कौन है, तो नायक दिलवर खान, छठे नंबर पे कौन है गाइस, याद रखिएगा नायक दिलवर खान। तो ये 6 लोगों को जो है कीर्ति चक्र मिला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं बात करूँ तो कौन-कौन सा आपका मरणोपरांत है, तो नायक दिलवर खान जो मिला है ये आपका जो है मरणोपरांत है, ठीक है ना, मरणो मरणोपरांत है ये। इसके बाद जो है आपका राइफलमैन रवि जो है ये भी आपका मरणोपरांत है, मरणोपरांत पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके बाद जो है कर्नल मनप्रीत सिंह ये भी आपका मरणोपरांत है। और जो है आपके डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल ये भी मरणोपरांत है। सिर्फ 2 लोग जो है इन्हें मरणोपरांत नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ये जो है मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू, मरणोपरांत मतलब जिन्हें मृत्यु के बाद जो पुरस्कार मिलता है उन्हें ही मरणोपरांत कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। अब यहाँ भी प्रश्न कभी पूछ देता है विटामिन बी टू, कभी विटामिन बी फाइव, विटामिन बी नाइन, तो यहाँ पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो जैसे अगर मैं विटामिन बी की बात करूँ तो इसमें टोटल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो टोटल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि अगर मैं टोटल 8 कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो आपका कौन-कौन सा होता है, तो यहाँ पे होता है आपका, जैसे कि अगर मैं बात करूँ विटामिन बी होता है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ बी2 होता है, विटामिन बी3 आता है इसके अंदर, इसके बाद जो है विटामिन आपका बी5 आता है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका विटामिन बी6 आता है, आपका बी7 आता है विटामिन, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो विटामिन आपका जो है बी9 आता है, उसके बाद जो है आपका विटामिन बी12 आता है। टोटल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये टोटल 8 विटामिन होते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। कोई भी अगर विटामिन बी का अगर बी विटामिन बी3 बी4 पूछे तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर विटामिन बी के रासायनिक नेम की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या होता है गाइस, तो थायमिन जो है विटामिन बी का रासायनिक नेम होता है। इसके बाद विटामिन बी2 का जो है ये तो प्रश्न में पूछा ही गया है, ये होता है आपका राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। उसके बाद जो है विटामिन बी3 का रासायनिक नेम क्या होता है, नियासिन, नियासिन। उसके बाद जो है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटो पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ विटामिन बी6 का रासायनिक नेम, तो विटामिन बी6 का रासायनिक नेम होता है पायरोडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। ये विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी7 का रासायनिक नेम अगर हम बात करें तो बायोटीन जो है वो विटामिन बी7 का रासायनिक नेम होता है बायोटीन। उसके बाद जो है विटामिन बी9 का रासायनिक नेम अगर हम बात करें फोलिक एसिड, फोलिक फोलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद विटामिन बी12 के रासायनिक नेम की अगर हम बात करें तो ये होता है साइनोकोबालामिल, साइनो साइनोकोबालामिल,
मीन। तो यहाँ पे टोटल मैं 8 लिखा दी हूँ और आठों कॉम्प्लेक्स के विटामिन के रासायनिक नाम लिखा दी हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा ही जाता है किसी भी परीक्षा में, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप बना होता है, आईसी चिप बना होता है, ये किसका बना होता है? तो गाइस ये बना होता है आपका जो है क्रोमियम से बना होता है, सिल्वर से, सिलिकॉन से या फिर आयरन डाइऑक्साइड से। आयरन ऑक्साइड से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन से बना होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो आईसी चिप है इसका विकास किसने किया था? एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना? तो इसका विकास जो किया था उनका नाम क्या था? उनका नाम था जेएस किल्बी। जेएस किल्बी, इन्होंने ही विकास किया था। अब यहाँ पे जो है इसके उपयोग के बारे में बात करें कि आईसी चिप का जो उपयोग होता है वो कहाँ-कहाँ होता है? तो ये तो सिलिकॉन का बना होता है, लेकिन अगर उपयोग की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका होता है कंप्यूटर में इसका उपयोग होता है, ठीक है? कंप्यूटर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन में इसका उपयोग होता है, मोबाइल फ़ोन में, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका उपयोग और जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो है इसका उपयोग होता है, ठीक है? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सुबनसिरी, जिया, भराली, धनसिरी और पुट्ठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? सहायक नदी इसी दिन के लिए बोला जाता है कि याद याद किया करिए, ठीक है ना? तो याद रखिएगा सुबनसिरी, जिया, जिया भराली, धनसिरी, पुट्ठीमारी, ये जो है आपके कौन सी नदी की है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम एक-एक पॉइंट को बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर बहती है गाइस? तो याद रखिएगा 3 देशों से होकर बहती है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 देशों से होकर बहती है तो कौन-कौन सा देश है? पहला जो हो गया ये आपका चीन हो गया। चीन के तिब्बत से तो इसका उद्गम ही होता है। उसके बाद जो है दूसरा ये भारत के 2 राज्यों में बहती है और फिर जो है लास्टली ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में, ठीक है? तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस? कुल लंबाई, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, ठीक है ना? इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में, इसका उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस? तो याद रखिएगा इसका उद्गम जो होता है वो होता है तिब्बत के मानसरोवर से। तिब्बत के मानसरोवर से, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसका जो बहाव होता है वो कैसे बहती है? तो सबसे पहले जो है इसका उद्गम जो है तिब्बत से होता ही है। तो हम बहाव के बारे में बात करेंगे तो ये जो है इसका स्टार्ट होता है कहाँ से? तो ये होता है इसका स्टार्ट होता है तिब्बत से। तिब्बत में बहती है, ठीक है? तिब्बत से बहते हुए जो है ये भारत में प्रवेश करती है और भारत के कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल में प्रवेश करने के बाद जो है ये कहाँ प्रवेश करती है? असम में। और असम में जो है प्रवेश करने के बाद जो है ये करती है बांग्लादेश में। अब यहाँ पे जो है आपको याद क्या रखना है कि इसे जो है अलग-अलग नाम से जैसे तिब्बत में इसका नाम अलग है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम अलग है, असम में अलग है और जो है बांग्लादेश में अलग है। तो पूछा जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी सबसे इम्पोर्टेंट जो कि तिब्बत। तिब्बत में जो है इस नदी को कौन से नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? यारलुंग सांगपो के नाम से। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस तो इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है भारत के। तो अरुणाचल में जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? तिब्बत नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है ये कहाँ प्रवेश करती है? असम में। तो असम में जो है इसे क्या कौन से नाम से जाना जाता है? तो असम में इसे जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? ब्रह्मपुत्र।
और लास्टली जो है ये कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में। लास्टली जो है ये आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में जो है इसे कौन से नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के। अब यहाँ पे जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। बांग्लादेश में बहने के बाद जो है ये कहाँ बहती है, तो बांग्लादेश में जो है ये बहने के बाद जो है ये आपके जो है गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। गंगा से, गंगा से मिल जाती है। और जो है कौन-सी नदी बनाती है? गंगा से मिल जाने के बाद जो है ये मेघना नदी का निर्माण करती है। यानी ये जब ये गंगा से मिलती है तो ये मेघना नदी बनती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बाकी ऊपर अगर आप देखेंगे तो सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है? इसका तीस्ता नदी और लोहित नदी भी इसकी सहायक नदी है, तो ये दोनों भी याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि खाद्य संकटों पर 2025 वैश्विक रिपोर्ट किसने जारी की थी। तो 2025 की जो है वैश्विक रिपोर्ट जारी की थी किस पे, खाद्य संकटों पे। ये किसने जारी की थी, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। या फिर जो है ऑप्शन बी आपको बोला है कि खाद्य संकटों के खिलाफ वैश्विक। उसके बाद जो ऑप्शन सी बोल रहा है विश्व खाद्य कार्यक्रम, या ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो गाइज याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नेटवर्क छूट गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि खाद्य संकटों के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क जो है इसका रिपोर्ट जारी करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है, नंद प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, देव प्रयाग है, या फिर रुद्र प्रयाग है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्र प्रयाग, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं नंद प्रयाग की बात करूँ, नंद प्रयाग जो है ये किसका संगम है गाइस, याद रखिएगा अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है, ठीक है ना। अलकनंदा, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है। नंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है गाइस, तो नंद प्रयाग कहलाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग जो है ये किसका संगम है, तो विष्णु प्रयाग जो है ये आपको ध्यान रखना है अलकनंदा, अलकनंदा और किसका संगम है गाइस, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है, ठीक है ना। धौली गंगा, धौली गंगा का, धौली गंगा का संगम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ देव प्रयाग, देव प्रयाग जो है ये किसका संगम है गैस, तो रुद्र प्रयाग जो है ये आपके अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम हुआ, और देव प्रयाग जो है ये आपके अलकनंदा और जो है भगीरथी का संगम हुआ। अलकनंदा, और ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलकनंदा, अलकनंदा और भगीरथी, भगीरथी का, भगीरथी का संगम जो है ये आपका कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग में ही जो है याद रखिएगा इन दोनों के मिलने से जो है किस नदी का उद्गम होता है, तो इन दोनों के संगम से जो है कौन सी नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से जो है किस नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का, गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसे राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा प्राप्त है गंगा नदी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो यानी कि कोई भी वेब जो है उसका जो है एक वर्ड होता है जिस पे आप क्लिक करिएगा तो उससे उससे क्या होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एंकर कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, या यूआरएल कहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यूआरएल कहते हैं, बट रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक, ठीक है ना। हाइपरलिंक उसे कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हाइपरलिंक की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। हाइपरलिंक के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हाइपरलिंक के 3 प्रकार होते हैं, तो कौन-कौन से प्रकार होते हैं, तो पहला आपको याद रखना है वो होता है टेक्स्ट लिंक। टेक्स्ट, पहला होता है टेक्स्ट लिंक। उसके बाद जो है दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपको याद रखना है इमेज लिंक, इमेज लिंक।
और जो है तीसरा आपका कौन सा होता है गाइस, तीसरा होता है आपका जो है बटन लिंक, बटन लिंक। तो इस तीनों को मैं समझा देती हूँ। जैसे टेक्स्ट लिंक होता है, किसी भी शब्द पे आप जो है क्लिक करिएगा तो एक जो है दूसरा चीज खुल जाता है, तो वो होता है टेक्स्ट लिंक। इमेज लिंक की अगर बात करूँ तो किसी चित्र पे कोई जो लिंक होता है उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कोई दूसरा पेज खुलता है, ठीक है। अब बहुत सारा ऐसा होता है, बटन पे है, कोई बटन दिया हुआ है उस पे आप जो है क्लिक करिए तो उससे क्या होगा, कोई दूसरा वेब पेज खुल जाएगा। तो यही होता है, इसे ही हम हाइपर लिंक कहते हैं और इसका 3 प्रकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है। तो कौन सी संरचना जो ऊर्जा का निर्माण करती है, नाभिक, कोशिका दीवार, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी खोज के बारे में बात करेंगे कि इसकी खोज जो है किसने किया था। तो याद रखिएगा, इसका जो खोज किया गया था वो किया गया था सबसे पहले, जो है ये आपको ध्यान रखना है, वो किया था कोलिकर ने। अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने जो है इसकी खोज की थी। और कोलिकर ने जब इसकी खोज की थी तब इसका नाम जो दिया था, कोलिकर ने नाम क्या दिया था, तो कोलिकर ने नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था उस टाइम। उस टाइम जो है इसका नामकरण किया था, सार्कोसोम्स कहा था, ठीक है ना। उस टाइम इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं किया था, उस टाइम इसको जो है सार्कोसोम्स कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये देखिए, याद रखिएगा 1898 में, ठीक है ना, 1898 में जो है बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है ना। तो ये जो अगर पूछा जाए आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है या फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो वो बेंडा ही होगा, क्योंकि इसने ही माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले खोज जो है इसने की थी, लेकिन इसने जो है सार्कोसोम्स नाम दिया था कोलिकर ने, अल्बर्ट वन कोलिकर ने। अब यहाँ पे जो है आपको याद क्या रखना है, इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो 1898 में बेंडा ने खोज किया था, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसके बाद जो है 1913 में जो है याद रखिएगा जो वॉरबर्ग ने थे, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम को खोजा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो है याद रखिएगा 1913 में उनका नाम क्या था, वॉरबर्ग, वॉरबर्ग, वॉरबर्ग ने माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन एंजाइम की खोज की थी, ठीक है ना। श्वसन श्वसन एंजाइम की श्वसन एंजाइम की खोज की थी, ठीक है, खोज की। इसके बाद जो है अगला आपको क्या याद रखना है, और इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि इसने जो है याद रखिएगा 1963, 1963, 1963, 1963 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नास। तो 1963 में नास ने जो है क्या किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की खोज की थी। तो नास ने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की खोज की, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की डीएनए की उपस्थिति देखी, ठीक है ना, खोज नहीं की, उपस्थिति देखी, उपस्थिति देखी। ये किसने लिखी थी, नास ने। तो ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो कोशिका जो है ये एटीपी का निर्माण कर, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपके एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए जो है इसे ऊर्जा का जो है पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है। तो एटीपी का निर्माण कौन करता है, एटीपी का निर्माण जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और जो है याद रखिएगा इसमें जो निर्माण करता है वो 34 एटीपी का निर्माण करता है। 2 एटीपी आपका साइटोप्लाज्म में बनता है और 2 एटीपी आपका केप्स चक्र में बनता है। अगर टोटल एटीपी की संख्या पूछा जाए तो आपको 38 याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नागालैंड की राजधानी कहाँ स्थित है। तो नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा, इम्फाल, हैदराबाद या फिर दिसपुर। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहिमा है, ठीक है ना। इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्र आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद जो है दिसपुर की अगर हम बात करें तो ये आपके असम की राजधानी है, ठीक है।
और जो है कोहिमा जो है ये आपके नागालैंड की है, नागालैंड। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको याद क्या रखना है, नागालैंड से रिलेटेड। तो नागालैंड की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 1963 को। अगर आपसे जो है, अगर मैं बात करूँ शिफ्ट में, अगर आपसे नागालैंड की राजधानी पूछा तो ज़रूरी नहीं आपसे आपको नागालैंड की राजधानी ही पूछेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यहाँ पे जो है आपको याद रखना है 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये भारत का कैवां राज्य बना था? भारत का 16वां राज्य बना था। भारत का 16वां राज्य बना था जब इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा इसकी राजधानी कोहिमा है। और जो है ये तो मैं लिखा ही दी हूँ। लेकिन आपको याद रखना है कि नागालैंड जो है ये पहले किसका हिस्सा था, यानी अलग होने से पहले। तो याद रखिएगा नागालैंड जो है पहले असम का हिस्सा था। पहले असम का हिस्सा था। पहले असम का हिस्सा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो संघ और राज्यों के लिए जो एक लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? वो है आपका आर्टिकल 315 यानी कि 315 में, ठीक है ना, 315 में। अब वहीं अगर मैं बात करूँ आर्टिकल आपका जो है 323 क्या कहता है, तो 323 कहता है लोक सेवा आयोगों की जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है वो किस में है? आर्टिकल 323 के तहत है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लोक सेवा, लोक सेवा आयोगों, लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट प्रस्तुत, ठीक है ना, रिपोर्ट प्रस्तुत किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ये किया जाता है 323 के तहत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखती हूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, ठीक है। इसके अलावा जो है आर्टिकल अगर मैं 317 की बात करूँ, 317 में क्या है? तो 317 में जो है लोक सेवा आयोगों के सदस्यों का हटाने या फिर निलंबित करने का जो है प्रक्रिया, ठीक है ना। लोक सेवा पूरा क्लियरली लिखना पड़ता है, ठीक है ना। लोक सेवा आयोगों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, ठीक है ना, ताकि आप लोग समझ सके अच्छे से। सदस्यों को हटाने का जो प्रक्रिया है, हटाने का प्रक्रिया है वो किसमें गए, तो याद रखिएगा ये है आपका आर्टिकल 317 के तहत है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो आपका जो है आर्टिकल 315 तो बता ही दी हूँ, 316 आपको याद रखना है। इसमें जो है नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है लोक सेवा, लोक सेवा आयोग के, लोक सेवा आयोग के सदस्यों के नियुक्ति और कार्यकाल, नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में जो है ये किसमें है गाइस, तो याद रखिएगा आर्टिकल 316 में नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो हवा में सबसे ज्यादा जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्रम वाइज आपको लिखाती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा होता है वो होता है आपका कौन सा होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद अगर हम बात करें तो फिर आपका कौन सा होता है हवा में, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। इसके बाद जो है ऑक्सीजन के बाद जो है ये कौन सा होता है, आर्गन होता है, आर्गन सबसे ज्यादा। और चौथे नंबर पे जो है ये आपका कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन जो है ये कितना परसेंट होता है गाइस, तो यह देखिएगा नाइट्रोजन जो है ये 78% होता है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो 21% होता है। आर्गन की अगर मैं बात करूँ तो 0.93% होता है, और कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका होता है 0.04%। इसके बाद जो है हीलियम वगैरह भी होता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में 0.01% होता है। तो ये सब है, लेकिन ये 4 ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी है। तो निरुपमा संजीव जो है ये टेनिस खिलाड़ी है, तैराकी खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, या फिर शतरंज खिलाड़ी है। तो ये टेनिस खिलाड़ी है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, तो याद रखिएगा इनके बारे में कि इन्होंने जो है वो ग्रैंड स्लैम में जो है जीत दर्ज करने वाली पहली महिला है, ठीक है ना। निरुपमा संजीव जो है ये आपको ध्यान रखना है, ग्रैंड ग्रैंड स्लैम ग्रैंड स्लैम में जीत दर्ज करने वाली पहली महिला है, ठीक है, पहली महिला है, जो कि ये एक टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया, 14 या 15 में किया गया, 29 और 20 में, या फिर 25 और 26 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 29 और 30 में जो है किया गया है। 29 में जो है अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद 29 आपको याद रखना है, अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में जो है ये किसका है, तो याद रखिएगा सांस्कृतिक अधिकार, यानी अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार का जो है ये किस में है, कौन से आर्टिकल में है। तो सांस्कृतिक अधिकार का वर्णन किया गया है, वो किया गया आर्टिकल 29 में। और वहीं अगर मैं अनुच्छेद अनुच्छेद 30 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 30, तो अनुच्छेद अगर मैं 30 की बात करते हैं तो सांस्कृतिक अधिकार जो है ये 29 में। तो शैक्षिक अधिकार की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कौन से आर्टिकल में है, तो शैक्षिक अधिकार की अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 30 में है, ठीक है ना। तो शैक्षिक अधिकार, ठीक है। तो गाइज आपका जो सेशन है ये यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।